सो विल बिफोर वी गो हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने जो कल का लास्ट क्वेश्चन कवर किया था इसको एक बार वापस से सॉल्व करेंगे। एवरीथिंग वाज राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आंसर आया था हमारा 9:7 उसको हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो हमने मेथड का यूज किया था, वो देख लो। क्वेश्चन था अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2। तो हमारे पास एक पुली है, उसके ऊपर से एक स्ट्रिंग है, एक साइड पे m2 मास है, एक साइड पे m1 मास है। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तुम उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना दिया हुआ है, g/8। तो a इक्वल टू कितना है, g/8। लेकिन हमको पता है a फाइंड कैसे करते हो, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज नेट फोर्स, m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। इनको कर लिया तुमने इक्वेट, और इक्वेट करके सॉल्व किया तो क्या रेशो आया, 7:9 या फिर 9:7। गुड। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, मान लो अगर ये g/4 बोला होता, क्या बोला होता, g/4 इंस्टेड ऑफ g/8। अगर ये g/8 की जगह पे g/4 ऐसा दिया होता तुमको, तो तुम क्या करते, a इक्वल टू g/4 इक्वेशन नंबर 1 बोलते। फिर a इक्वल्स टू क्या है, नेट फोर्स m1 m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2 इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। फिर दोनों को इक्वेट कर लेते फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसको इक्वेट करते तो g/4 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। फिर ये g और g क्या हो जाता, कैंसल आउट हो जाता। कैंसिल हो गया क्या, फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4m2 माइनस 4m1। गुड, पक्का पक्का। फिर इसको यहाँ लाओगे, 4m1 प्लस m1 5m1 और ये कितना 3m2 बराबर। तो m1 बाई m2 कितना बन जाएगा, 3:5। गुड। अब मैंने जानबूझ के पूरा वापस सॉल्व करके दिया। यू हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग सम पैटर्न्स। पिछले केस में जब g/8 था तो रेशो था 8 से 1 नंबर कम अपॉन 8 से 1 नंबर ज्यादा, 7/9। गुड। अगर g/4 है तो 1 नंबर कम अपॉन 1 नंबर ज्यादा, 3/5। अगर g/6 होगा तो क्या आना चाहिए, 5/7। अभी वो चेक कर लो, अगर वैसा है तो यू हैव अ ट्रिक। अगर वैसा है तो पहले चेक करते हैं। चलो अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता, अगर यहाँ 6 लिखता तो यहाँ पे क्या आता, 6m2 माइनस 6m1। 6m1 यहाँ आ गया, कितना हो गया 7m1 और m2 5। तो रेशियो क्या आया 5/7। इसका मतलब जब तुमको नेट एक्सप्रेशन दिया हो ना, तो जो भी आपको नेट एक्सप्रेशन दिया है मैं तुमको ट्रिक बना के दे देता हूँ अभी, सीधा सीधा ट्रिक। ट्रिक में अगर तुमको ऐसा बोला है a इक्वल टू g/n, हमारे केस में 8 था, हमने केस मॉडिफाई करके 4 कर दिया, जो भी था, तो जो रेशियो ऑफ मासेस आएगा ना वो आएगा n-1 अपॉन n+1। गुड। तो व्हाट अबाउट इफ आई गिव यू, इफ आई टेल यू g/10, 9/11, डायरेक्ट डायरेक्ट, कुछ करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड। टू मासेस m1 इक्वल टू 5 kg एंड m2 इक्वल टू 4.8 kg। जब तुम क्वेश्चन रीड करते हो, इफ यू आर क्विक इनफ, डायग्राम भी देख लिया तुमने, ऊपर क्वेश्चन में 5 और 4.8 दिया हुआ है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब क्या पूछा है, 0.2। क्यों, बताता हूँ। टू मासेस 5 kg and 4.8 kg tied to a string are hanging over a light frictionless pulley. What is the acceleration of the masses when they are free to move? एक्सेशन कैसे निकालते हो तुम, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। हाँ, m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 डिपेंड करता है लार्जर मास कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लार्जर कौन था, 5, तो 5 माइनस 4.8 अपॉन 5 प्लस 4.8, हाउ मच इज दिस, 0.2 जी। और ये कितना है 9.8, वो भी क्या होता है, जी होता है। तो आंसर क्या आ गया, 0.2। तो आंसर इज 0.2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन भी सिंपल है, सारे क्वेश्चन सिंपल ही है इसके। अ ब्लॉक ऑफ मास m small m is connected to another block of mass capital M by a spring. Spring is massless of spring constant K. The blocks are kept on a smooth horizontal plane. Initially, the blocks are at rest and the spring is unstretched. Then a force capital F starts acting on block of mass capital M to pull it. Find the force on the block of mass small m. तो पहले वैसे तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है, बट आई विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। डायरेक्ट आंसर आता है ऐसे क्वेश्चंस का। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, हमारे पास और एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M। बोथ आर केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, दोनों में एक स्प्रिंग है। इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, अनस्ट्रेच्ड। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने जो कैपिटल M ब्लॉक था, उस पे एक फोर्स लगा दिया, उस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल M पे। नाउ व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन कैपिटल M, और कैपिटल M पे कितना फोर्स है, F। तो व्हाट यू आर डूइंग इज दिस, अभी तुमने ऐसा किया, इस कैपिटल M ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया विच इज F, और ये जो स्प्रिंग था ये अभी स्ट्रेच हो जाएगा। गुड। पहले तो बताओ पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ जाएगा, टू द राइट विद एक्सेशन A. हाउ डू यू फाइंड आउट A? फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज टोटल मास, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। टोटल मास ये आएगा ना, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। गुड। आपको क्या पूछा है, फोर्स ऑन स्मॉल m, फोर्स ऑन कैपिटल M पे दो फोर्स है, एक है ड्राइविंग फोर्स, एक है स्प्रिंग का फोर्स इस साइड, स्मॉल f बोल देता हूँ। इस पे एक ही फोर्स है ओनली ड्यू टू स्प्रिंग, कौन सा, स्मॉल f। छोटा m, इसको राइट में लाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल f। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसका मास, जिस पे फोर्स लग रहा है, किस पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो फोर्स F किस पे लग रहा है, M, तो मास भी क्या, M इंटू A। लेकिन A क्या था, F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कल हमने एक स्ट्रिंग का केस देखा था, वही है, सब सेम है। कहाँ है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। टू ब्लॉक्स A and B of masses 2m and m respectively are connected by a massless and inextensible string। ये A और B को कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग ऊपर है। The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut, string not spring, स्ट्रिंग को काट दिया, तो ये जो A ब्लॉक है और जो B ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, पहले समझ लो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इट इज टू सिंपल। ये रिजिड सपोर्ट के नीचे एक स्प्रिंग, तो यू हैव अ स्प्रिंग। इस स्प्रिंग के नीचे हमारे पास है एक ब्लॉक A, जिसका मास कितना दिया हुआ है, 2m। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 2m, इसके नीचे और एक ब्लॉक है जिसका मास है m। तो इन दोनों को कनेक्ट किया तुमने स्ट्रिंग से, ये A ब्लॉक, ये B ब्लॉक, ये मास 2m, ये मास गुड। पक्का। अगर आपको पूछा है कि जैसे मैंने इसको कट कर दिया, स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो A और B ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ऐसा आपसे पूछा है। गुड। तो सबसे पहले यू विल हैव टू थिंक कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। B का तो बहुत सिंपल सा केस है, बताता हूँ क्यों, आई विल टेल यू व्हाई। B का केस एकदम सिंपल है, व्हाई, क्योंकि जैसे तुमने स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो ये नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स वेट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका एक्सेलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी ही होने वाला है, उसका तो सोचने में टाइम वेस्ट मत करना तुम। तो B का क्या आएगा, G। तो B का G मतलब ऑप्शन नंबर A और D नहीं आ सकता। बचा कौन,
बी और सी, अब बी और सी में से सी भी नहीं आ सकता, तो बचा तो बी वैसे, लेकिन मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। क्यों नहीं आ सकता सी? क्योंकि जो ऊपर वाला ब्लॉक है ए, उसका जी नहीं होगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स है स्प्रिंग की वजह से, तो ऑप्शन बचा एक ही, विच इज बी। बट वी विल सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल सॉल्व। अगर मैं सेकेंड का फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूँ, सॉरी 2m का फ्री बॉडी डायग्राम में देखता हूँ, तो ये जो ब्लॉक है इस पे एक फोर्स है स्प्रिंग का फोर्स, और एक फोर्स है इसका वेट। इसका वेट कितना है? 2 mg। क्लियर? अब ये स्प्रिंग का फोर्स कितना, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना निकालने के लिए ये स्ट्रिंग कट करने से पहले सोचना पड़ेगा तुमको। अगर 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 मैंने एक ही ब्लॉक लगाया होता स्प्रिंग पे, तो ब्लॉक की वजह से स्प्रिंग क्या होता? स्ट्रेच होता। और आपको ये पता होना चाहिए जो स्प्रिंग है उस पर उतना ही फोर्स लगता है जितना उसके नीचे वेट है। उसका वेट, नीचे वेट कितना होता? 2 mg। मैंने एक ब्लॉक लगाया था कि दो लगाए थे, तो टोटल वेट कितना हो गया? 3 mg। तो जितना टोटल वेट था स्प्रिंग के ऊपर उतना ही फोर्स कौन लगाता है? स्प्रिंग। एक्शन रिएक्शन है ना वो, तो जितना एक्शन होगा उतना। तो ये जो एफ है, एफ, ये स्ट्रिंग कट करने से पहले ये कितना था? 3 mg। कितना था? 3 mg। अब यहाँ से तुमको और एक चीज समझ में आती है कि जैसे मैंने स्ट्रिंग कट किया, ब्लॉक भी तो नीचे गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ब्लॉक ए कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि ऊपर फोर्स ज्यादा है, नीचे फोर्स कम है, तो इसका एक्सेशन ऊपर होगा विथ ए। तो हम लोग को अगर पता हो कि नेट फोर्स ऊपर है तो कैसा लिखते हो? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स, इक्वल्स टू नेट फोर्स। वेरी गुड। हाउ मच इज दिस? mg। व्हाट इज नेट फोर्स? मास इनटू एक्सेशन। लेकिन इस ब्लॉक का मास कितना है? 2m, तो 2m इंटू ए। एम ए मत लिख देना, 2m इंटू ए, तो m और m कैंसल, तो a क्या हो गया? g/2। तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, g/2। अगला क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और लॉज ऑफ मोशन डिफिकल्ट लगता है। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, इट इज टू सिंपल। द पुलीज एंड स्ट्रिंग shown in the figure are smooth. पुलीज एंड स्ट्रिंग, इफ यू सी, ये जो पुली है और जो स्ट्रिंग है सेम रस्सी है, दे आर स्मूथ, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। दोनों का मास भी कंसिडर नहीं करना है, ना पुलिस का ना स्ट्रिंग का। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंगल थीटा शुड बी। दिखता जितना डिफिकल्ट है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है। यह सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए एंगल कितना होना चाहिए? थीटा। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इसका मतलब ये भी होता है कि पूरे सिस्टम में किसी भी पार्ट का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, सब रेस्ट पे है। पक्का? तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, सोचना कैसे, वो सीखना है तुमको। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। लास्ट बेंच, मैंने पहले ही बोल दिया, यहाँ ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगते हैं, सबसे इजी वाले। कुछ भी नहीं है, क्या फाइंड करना है? थीटा। इसमें से कुछ भी मूव हो रहा है क्या? नहीं। अब सोचना कैसे? ये बीच में कौन है? √2m। इसका वेट कितना हो गया? √2mg। तो ये नीचे आना चाहिए था, नहीं आ रहा, मतलब ऊपर किसी ने बैलेंस किया होगा। किसने बैलेंस किया होगा? एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे ही, मेरी इच्छा हुई ड्रॉ कर दी लाइन मैंने, कोई बात नहीं। फिर तुमको पता होगा ये कौन है? mg। ये mg है, ये mg रस्सी को खींच रहा है क्या? हाँ। तो ये रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है क्या? हाँ। तो हमको समझ में आ गया ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, नथिंग इज मूविंग ना। तो फिर T इक्वल टू क्या हो गया? mg। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और ये पूरी रस्सी सेम है क्या? हाँ। तो ये टेंशन, इधर भी टेंशन वही होगा क्या? हाँ। इधर टेंशन वही है तो इधर भी टेंशन वही होगा क्या? हाँ। और ये भी टेंशन क्या है? सेम। और ये भी क्या है? mg। तो T इक्वल टू mg यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है। हमको तो कोई भी दोनों साइड में से एक में से निकाल लो। अब ऐसा है, रिमेंबर 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 रिमेंबर, अब ऐसा है, ये जो T है, ये जो T है, टेंशन टेंशन, इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं। एक यहाँ पे, ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉस, और एक यहाँ पे साइन। आई डोंट केयर फॉर साइन, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। ये कौन है? T, अरे T कॉस थीटा,
ओके गुड। सिमिलरली ये कौन है? टी है ना ये भी, अरे टी है ना, हाँ। तो इसका भी एक यहाँ पे कौन, कॉस, ये थीटा तो ये भी क्या, थीटा। तो ये भी कौन है, टी कॉस थीटा। गुड। ऊपर कितने टी कॉस थीटा, दो, वेरी गुड। और नीचे पता है क्या है, रूट टू एम जी। तो मुझे बताओ रूट टू एम जी को किसने बैलेंस किया, टू टी कॉस थीटा ने। तो याद रखना रूट टू एम जी को टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा ने बैलेंस किया। सिर्फ देखना ये होता है जो बीच में ऑब्जेक्ट है उसका वेट को बैलेंस कौन कर रहा है। तो ऊपर कोई फोर्स होगा, यहाँ तो ऊपर टी के दो कंपोनेंट्स है, तो टू टी कॉस थीटा। हाँ क्या आ गया ये, टू टी कॉस थीटा। तो रूट टू एम जी इक्वल टू क्या आ गया, टू टी कॉस थीटा। तो रूट टू एम जी इक्वल्स टू आ गया टू टी, लेकिन टी कौन है, एम जी कॉस थीटा। पक्का पक्का, ये और ये हो गया कैंसल, एम जी क्या हो गया, एम जी क्या हो गया, कैंसल। वेरी गुड, एम जी कैंसल हो गया, सही है। गुड गुड, इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट रिमूव दिस। ओके, तो व्हाट इज कॉस थीटा फ्रॉम हियर, व्हाट इज कॉस थीटा फ्रॉम हियर, टू रूट टू अपॉन टू, मतलब कितना, वन बाय रूट टू। कॉस की वैल्यू वन बाय रूट टू कौन से एंगल पे होती है, 45, 45, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अ स्ट्रिंग ऑफ निग्लिजिबल मास, ये जो रस्सी है इसका मास नहीं है। अ स्ट्रिंग ऑफ निग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली, क्लैम्प्ड पुली मतलब पुली को कहीं पे बांध के रखा, जहाँ पे बांधते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ क्लैंपिंग। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ क्लैंपिंग है, यहाँ पे तुमने पुली को क्लैंप कर दिया। गुड गुड, याद रखना आप। ऑफ मास एम, पुली का मास कितना है, एम। अब तक पुली मासलेस था, अभी पुली का मास भी है। सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास एम, तो इस रस्सी पे एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, एज शोन इन द फिगर। द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप इज, तो जो क्लैंप है, क्लैंप इसने पुली पे कितना फोर्स लगाया, तो वोल्टा गिन लो, क्योंकि अगर क्लैंप ने पुली पे फोर्स लगाया एक्शन, तो पुली ने भी क्या लगाया, हाँ, और एक्शन और रिएक्शन का वैल्यू सेम होता है। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला काम होता है कौन से फोर्सेस सिस्टम पे एक्ट हो रहे हैं वो देखना। तो तुमको समझ में तो आ ही गया होगा कि यहाँ पे एक लोड है mg, ये लोड है, और ये पुली का खुद का मास कितना है, स्मॉल m। तो यहाँ पे और एक लोड है स्मॉल mg, फोर्स स्मॉल mg, और एक रस्सी है, रस्सी, ये टेंशन T, तो यहाँ पे भी टेंशन T। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। देखो टेंशन को तुम यहाँ भी दिखा सकते हो या तुम उसको यहाँ भी दिखा सकते हो। क्योंकि यहाँ से देखूंगा तो रस्सी सामने बांधा हुआ दिखेगा ना, तो ये क्या है, टेंशन। क्या है ये, टेंशन। अब इसका मतलब यहाँ नीचे के डायरेक्शन में दो फोर्सेस थे, कौन से दो फोर्सेस थे, स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी। कैपिटल एम जी लोड से आ रहा है, स्मॉल एम जी पुली से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, पुली से। दोनों वेक्टर्स है, हाँ, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर। दोनों का डायरेक्शन सेम है, हाँ। तो अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम और रिजल्टेंट क्या होता है, एडिशन। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी, मतलब कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी। ऐसा कर लिया, वेरी गुड, ऐसा हो गया ना, ओके। अब ऐसा होने के बाद स्मॉल एम जी कैपिटल एम जी को भूल जाओ, अभी एक ही दिखाओ, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके तुमने नया वेक्टर बनाया। और कौन सा फोर्स था, टेंशन। और कौन सा फोर्स है, टेंशन। और कौन सा फोर्स है, टेंशन। वेरी गुड, ये जो टेंशन फोर्स है वो यहाँ है, हाँ कि ना, हाँ, तो टेंशन यहाँ है। मतलब ये दो वेक्टर्स कितने एंगल पे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा,
डायगोनल की तरफ कहाँ होगा? डायगोनल की तरफ मतलब इधर ड्रॉ करूंगा ना तो क्लैंपिंग की तरफ कहाँ होगा? हाँ, तो बस तुमको ये आर ही तो पूछा है फिर। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसमें भी थीटा 90 है। कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो तीसरा टर्म तो जीरो हो गया, फिर बचा क्या? ए स्क्वायर। ए कौन है? ए टी, तो टी स्क्वायर। बी कौन है? बी एम प्लस एम जी, राइट, इसका पूरे का स्क्वायर। वेरी गुड, एक इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन नंबर 1। बट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना? हाँ, तो एम जी को किसने बैलेंस किया? टी ने। वेरी गुड, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? टी इक्वल्स टू छोटा एम बड़ा एम? अरे छोटा, कैपिटल एम। रस्सी तुमने लोड को बांधा, पुली को नहीं बांधा, यहाँ बांधा। तो इक्वेशन नंबर 2, therefore from 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा? आर इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? एम जी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम जी का स्क्वायर। जी स्क्वायर कॉमन, और कॉमन निकाल के रूट के बाहर, करेक्ट। जी स्क्वायर रूट के बाहर मतलब बाहर कितना बचा? जी। और अंदर कौन कौन बचा? अंडर रूट ऑफ कौन बचा? एम स्क्वायर। और कौन बचा? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर। ऑप्शन डी। सिर्फ तुमको क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। इधर ना ये जी बाहर है, ये जी बाहर है, बाहर। Done. तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये जब हम लोग फ्रिक्शन सीखेंगे तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, a mass of 10 kilogram is suspended vertically by a rope from a roof। एक रूफ से एक रस्सी के थ्रू एक मास 10 kg का मास को सस्पेंड कर दिया। When a horizontal force is applied on the rope, फोर्स तुम रस्सी पे लगा रहे हो, ऑन द रोप हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो। At some point, the rope deviated at an angle of 45 at the roof point. If the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of the force applied is। गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेक्टर से ही सारा सॉल्व हो जाता है। तो पहले तुम क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, ये एक रूफ है, रूफ से हमने एक स्ट्रिंग को सस्पेंड कर दिया और इस स्ट्रिंग के नीचे हमने एक लोड लगा दिया 10 kg का। तो यहाँ पे 10 kg का लोड लगा दिया तुमने, ऐसा। गुड। अब फिलहाल इसको मैं मास को मैं m बोल रहा हूँ, मुझे पता है वो 10 है, तो ये कौन बन गया? mg। कौन बन गया? ये mg। और इस सिचुएशन में t इक्वल टू क्या आएगा? mg। इस सिचुएशन में आएगा, पहले केस में आएगा। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अगर हमने इस रस्सी पे, इस स्ट्रिंग पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, इस पे हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, रस्सी को ऐसा हॉरिजॉन्टल पुश दे दिया। अगर हम रस्सी को हॉरिजॉन्टल पुश देंगे ना, तो रस्सी ऊपर रूफ पॉइंट पे कुछ एंगल बनाने लगेगा। इट विल मेक सम एंगल, ऐसा बन जाएगा। कितना एंगल बना? 45। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। हमने एक फोर्स लगाया, रस्सी के किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगा दिया, यहाँ पे फोर्स लगा दिया, बराबर। इस फोर्स को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ ना वैसे, हाँ, क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर, और वेक्टर को तुम जहां चाहो वहां पे शिफ्ट कर सकते हो। वेरी गुड। तो ये कौन हो गया? फोर्स। कौन है गया? फोर्स। यहाँ तक क्लियर? रस्सी के नीचे लोड था और तुमने ऐसा उसको पुश कर दिया। गुड, ऐसा पुश कर दिया। तो अब ये ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, ऐसे ही, बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब यहाँ पे, हाँ कि ना? हाँ। गुड, पक्का, श्योर। ये 45 है, तो ये कितना है? 45 क्यूब, अल्टरनेट। वेरी गुड। तो टेंशन का ये कंपोनेंट क्या आएगा? cos 45, t cos 45। और ऊपर कौन होगा? t sin 45। वेरी गुड।
टी साइन 45, तो ये आ गया टी साइन 45 और नीचे कौन था इधर, एम जी, कौन था इधर, एम जी। गुड गुड। अगर मैं सिर्फ मैं फोर्सेस को देखूं तो एम जी को किसने बैलेंस किया, टी साइन 45 और एफ क्या है, टी कॉस 45। तो आपको पूछा क्या था, एफ कितना फोर्स लगा यही पूछा है ना आपको, क्या पूछा है एफ, क्या पूछा है एफ, तो एफ व्हाट इज एफ, टी कॉस 45, व्हाट इज कॉस 45, 1/√2। तो मुझे अगर एफ चाहिए तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टी, टी फाइंड करना पड़ेगा ना। अभी टी कहाँ से आएगा, ये एम जी को किसने बैलेंस किया, टी साइन 45, तो टी साइन 45 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एम जी, पक्का। तो टी क्या आ गया, एम जी बाय साइन 45, वेरी गुड। एम की वैल्यू कितनी थी 10, जी की वैल्यू भी कितना ले लेंगे 10, साइन 45 कितना होता है, तो टी कितना हो गया, तो 20 कहाँ से, 100√2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या आ गया, एफ इक्वल टू टी, लेकिन टी क्या था 100√2 अपॉन कितना √2, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये भी 2019 का पीवाईक्यू है, looks like a good question. A particle of mass m is moving in a straight line with momentum p. एक पार्टिकल है of mass m, it is moving in a straight line with momentum p. Starting at time t equal to 0, a force F equal to kT acts in the same direction on the moving particle during time interval capital T, so that its momentum changes from p to 3p. Here k is a constant, the value of capital T is. पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसको समझना। आपको ऐसा बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m, वो मूव हो रहा था विद मोमेंटम p, अब उस पर एक फोर्स लग गया और वो फोर्स है kt इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगाता हूँ तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि कम होगा, तो मोमेंटम बढ़ेगा कि कम होगा, तो मोमेंटम बढ़ गया। पहले कितना था p, अब कितना हो गया 3p। और आपको पूछा है कि वैल्यू ऑफ t बताओ, अब कैसे बताओ, तो बताता हूँ कैसे सॉल्व करना, वो भी समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स आपको क्या दिया हुआ है, kt दिया ना, फोर्स क्या दिया हुआ है kt। नाउ हाउ यू शुड थिंक, सोचना कैसे ये भी समझना पड़ेगा। हमको किसकी वैल्यू चेंज हुई, मोमेंटम बताया ना, इनिशियल और फाइनल, मतलब मुझे इक्वेशन को मोमेंटम के टर्म्स में लाना पड़ेगा, बराबर। कैसे लाओगे, न्यूटन सेकेंड लॉ, dp by dt, but f equals to dp by dt. Equation 2. Therefore, from equation number 1 and 2, you have dp by dt equals to kt. मैंने पहले भी बताया था, मैं और एक बार बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वल टू मतलब इक्वेशन है, डिफरेंशियल जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव आ जाए, है क्या डेरिवेटिव, हाँ, उसको बोलते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, हाँ। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब क्या, इसमें कितने वेरिएबल है, दो, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है, दो ही है। जब दो ही वेरिएबल हो तो ये चेक करना पड़ता है कि क्या हम इजीली दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। यस, सिर्फ dt को उठा के यहाँ रख दिया, हो गया सेपरेट, एक साइड पे p एक साइड पे t। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और अगर तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो तो पहले वेरिएबल को सेपरेट करो, मतलब dp इक्वल टू क्या लिखोगे, kt dt। एक बार हो गया, एक बार हो गया, फिर क्या करते हो, इंटीग्रेट dp, इंटीग्रेट kt dt, बराबर। अब लिमिट्स जानने की बारी आई, लिमिट जानने की बारी है, तो क्वेश्चन में एकदम क्लियरली बोला है कि जब t इक्वल टू 0 था तो मोमेंटम p था, या फिर फिलहाल p1 बोल दो, कोई बात नहीं। जब टाइम कैपिटल T हुआ तो मोमेंटम 3p हो गया, फिलहाल उसको क्या बोल रहा हूं मैं, p2। सिर्फ जनरलाइज करने के लिए मैं डायरेक्ट 3p लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx
x. What is integration of dy y? What is integration of dp p? लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? p1 से p2 तक. k कांस्टेंट बाहर. इंटीग्रेशन t dt. What is integration of x dx? x square by 2. What is integration of y dy? Y square by 2. So what is integration of t dt? t square by 2. और ये जो है ना ये अपर लिमिट माइनस, तो p2 माइनस p1 इक्वल्स टू k t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू t बराबर. लेकिन p2 कितना है? 3p है. और p1 कितना है? p है. और ये 2 को बाहर निकाल लिया, अपर लिमिट डाल दिया और लोअर लिमिट भी डाल दिया. हो गया कैसा? यस. ये कितना हो गया? 2p. ये कितना हो गया? k बाय 2 t स्क्वायर. ये 2 और 2 4p और ये नीचे k इक्वल टू टी स्क्वायर. और अभी कहता हूँ रूट ले लिया. रूट 4 का रूट 2, तो 2 अंडर रूट ऑफ p बाय k. 2 अंडर रूट ऑफ p बाय k. ऑप्शन नंबर सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. If 10 raised to 22 gas molecules, each of mass 10 raised to minus 26 kilogram, collide with a surface perpendicular to it elastically per second over an area 1 meter square with a speed of 10 raised to 4 meter per second, the pressure exerted by the gas molecules will be of the order of. अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए. मैं तुमको अभी ट्रिक बताता हूँ. ट्रिक समझना है तो ध्यान तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए. 2019 का PYQ है. मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना डिफिकल्ट तुम इसको समझते हो उतना नहीं है वो. यू जस्ट हैव टू थिंक डिफरेंटली. ये वॉल है. कितने मॉलिक्यूल्स है? 10⁻²2. मैं फिलहाल एक मॉलिक्यूल की बात करूंगा. एक 10⁻²2 बाद में देख लेंगे. एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, मास कितना है उसका? 10⁻⁻26. कोलाइड विथ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट. तो ये ऐसा आया. ये परपेंडिकुलर आया. तो कोलाइडिंग बॉडीज में से एक है मॉलिक्यूल, एक है वॉल. वॉल को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं. फर्क मतलब इट विल नॉट मूव. इसका इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड भी 0. मॉलिक्यूल आया, बाउंस हुआ, वापस गया. और कोलिजन क्या था? इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है. और अगर दोनों में से एक सरफेस फिक्स हो, क्या हो? फिक्स हो, तो जिस स्पीड से वो मॉलिक्यूल आया, वो बॉल आया, वो पार्टिकल आया, वो ऑब्जेक्ट आया, उसी स्पीड से वापस जाता है. तो अगर v से आया तो v से गया. सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये इनिशियल स्पीड अगर तुम +v ले रहे हो तो फाइनल स्पीड तुम -v लोगे, या तो उल्टा भी कर सकते हो. तुम बोल सकते हो कि ये -v था तो ये क्या हो जाएगा? +v. तो इनिशियल स्पीड इज -v. चलो v डैश. फाइनल स्पीड इज ये माइनस क्यों? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन. तो जितने स्पीड से आया उतने ही स्पीड से गया. सिर्फ डायरेक्शन की वजह से माइनस और प्लस. इतना समझा? अब आगे देखो क्या बोला है. स्पीड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और आपको प्रेशर पूछा है. क्या पूछा है? प्रेशर. तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स आके इस सरफेस पे कोलाइड करेंगे तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. अब प्रेशर कैसे निकालते हैं? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. अब फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स कैसे निकालते हैं? dp बाय dt. dp बाय dt. dp बाय dt. पक्का? ये एक मॉलिक्यूल का है. हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n. तो F इक्वल टू, ये याद है क्या तुमको? n बाय dt को हमने क्या बोलता है? याद है? स्मॉल n. व्हाट इज स्मॉल n? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग पर सेकेंड. उन्होंने पर सेकेंड ही बोला था. मतलब जो 10⁻²2 है ना, वो स्मॉल n है. उन्होंने बोला एक सेकेंड में 10⁻²2. तो ये दिया है तुमको स्मॉल n. बराबर. व्हाट इज dp? व्हाट इज dp? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. वेरी गुड. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी माइनस मास इनटू वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल. मैं तुमको 1 स्टेप में आंसर देने वाला हूँ. अभी तुमको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, वो भी शॉर्टकट वे में. इसका भी शॉर्टकट है, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है. तो थोड़ा ध्यान दो. F इक्वल्स टू n.
एम आ गया बाहर, आ गया क्या बाहर, यस, वी, लेकिन व्हाट इज वी, वी डैश माइनस यू माइनस वी डैश, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, एन एम, टू टाइम्स ऑफ वी डैश। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर हो गया ना ये 2 टाइम्स, तो 2 बाहर लिख दिया ना मैंने, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो प्रेशर क्या आ गया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, व्हाट इज फोर्स, 2 nm v डैश बाय ए, बन गया फॉर्मूला, बन गया। तो P इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर कितना था 10⁻²2, मास कितना था 10⁻²26, स्पीड कितना था 10⁻⁴, और एरिया कितना है 1, एरिया तो 1 है, हमारा काम आसान कर रहे हो। 10⁻+26 - 26, तो प्रेशर कितना हो गया 2 पास्कल, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। गुड। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, पक्का, श्योर, गुड। यहाँ तो एरिया वैसे भी 1 है, एरिया कितना है, तो इस क्वेश्चन के लिए प्रेशर क्या है, फोर्स, फोर्स क्या होता है dp बाय dt, dp बाय dt, ये एक का, तो n का कितना, n dp बाय dt, n बाय dt क्या होता है स्मॉल n, तो स्मॉल n dp, स्मॉल n, बस ये याद रखना, याद है याद, पक्का। जब ऑब्जेक्ट सिर्फ जाके वापस आए तो चेंज इन मोमेंटम इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितना था m इंटू वी डैश, मास इंटू वी डैश इज मोमेंटम, सिर्फ गया और वापस आया विथ सेम स्पीड, तो चेंज कितना है 2 इंटू इनिशियल कितना था, एम वी डैश था ना, तो कितना हो गया 2 एम वी डैश इंटू एन, तो 2 इंटू एन इंटू एम इंटू वी डैश, 2 को साइड में रखो, एन कितना है 10⁻²2, एम कितना है 10⁻⁻26, तो कितना हो गया 10⁻⁻4, बराबर, और स्पीड कितना है 10⁻+4, 10⁻⁻+4 कैंसिल, तो क्या बचा, दिस इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, तो 2 पास्कल। क्विक 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 क्विक, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट। A man with mass of 50 kilogram and his son with mass of 20 kilogram are standing on a frictionless surface facing each other. आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। The man pushes his son, push, so that he starts moving at a speed of 0.7 meter per second with respect to man. The speed of the man with respect to the surface is. How to think about the question, पहले समझ लो। रीड द क्वेश्चन वन बाय वन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। 2 बॉडीज इन्वॉल्व है, एक को मैन बोल दिया, एक को सन बोल दिया। एक बॉडी का मतलब मैन का मास है 50, दूसरे का है मतलब सन का है 20। दे आर स्टैंडिंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो यहाँ पे एक सरफेस है जिसपे फ्रिक्शन नहीं है, दे आर स्टैंडिंग, ये मैन हो गया और यहाँ पे उसका सन हो गया, ऐसा। गुड गुड। स्टैंडिंग, इनिशियल मोमेंटम इज 0, क्योंकि दोनों रेस्ट पे थे, पक्का। अब ये मैन ने मतलब बॉडी 1 ने बॉडी 2 को पुश किया, पुश किया, एक्शन हुआ, रिएक्शन होगा, बॉय राइट में जाएगा और ये लेफ्ट में जाएगा, तो दिस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग देयर एंड दिस बॉडी ओवर हियर, इसको m1 बोल देते हैं, इसको m2 बोल देते हैं, इसकी स्पीड को v1 बोल देते हैं, इसकी स्पीड को v2, लेकिन वेट, v2 1 दिया हुआ है। इन्होंने बोला है द मैन पुशेस हिज सन सो दैट he starts moving at a speed of 0.7 with respect to man, relative velocity, not with respect to ground, with respect to man। तो ये v2 1
ये कितना है 0.7। पता है आपको V21 क्या होता है? V2 माइनस V1 ऐसा होता है वो। तो आपको बेसिकली V2 माइनस V1 दिया हुआ है कितना पॉइंट्स है। ओके श्योर श्योर। तो व्हाट इज V2? 0.7 प्लस प्लस 100%। सोच लो अच्छे से, प्लस की माइनस? क्यों माइनस? डायरेक्शन इज अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव में बीच में प्लस लगाया जाता है, भूल गए क्या? अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो तो रिलेटिव में बीच में प्लस होता है। तो अभी इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो अभी फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ हिज सन। व्हाट इज मोमेंटम? m1v1 बट इसका क्या आएगा m2v2। गुड गुड। इक्वेशन नंबर 2। ये तो इक्वेशन नंबर, चलो इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। तो फ्रॉम कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर याद होगा आपको, फ्रॉम कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, conservation of linear momentum, what does linear momentum conservation tells you? total initial momentum equal to total final momentum। ये कितना था 0। कितना था ये 0। और ये कितना है m1v1 प्लस m2v2। तुमको v1 फाइंड करना है, भूलना नहीं। तो यहां से आ गया तुम्हारा m2v2 इक्वल्स टू m1v1 विद माइनस साइन। मुझे फर्क नहीं पड़ता, माइनस तो मुझे पता है कि डायरेक्शन की वजह से माइनस आ रहा है, तो मैं मॉड लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको क्या फाइंड करना है v1। क्या फाइंड करना है v1। तो m2 बाई m1 इंटू v2 इक्वल्स टू v1। तो माइनस m2 बाई m1 इंटू v2, लेकिन v2 खुद क्या है 0.7 माइनस v1 इक्वल्स टू v1। बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, बस सॉल्व करो। अगर तुमको कैलकुलेशन सिंपल करने हैं ना, तो ये जो m1 था ना m1 उसको वही रखो, डू नॉट ब्रिंग इट हियर। सिंपल कर लेंगे, कैलकुलेशन को सिंपल बना देंगे। तो ये आ गया आपका m1। व्हाट इज m2? 20। कितना 20। व्हाट इज m1? 50। बराबर। गुड गुड और गुड 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 गुड। श्योर श्योर श्योर। माइनस 1.4 प्लस v1 इक्वल्स टू v1। हो गया ना गड़बड़? 5 है क्या? हाँ 5 है, और इधर 2 है। ओके गुड। तो 2 है, 2 ये उधर गया, कितना हो गया 3v1। क्या आ गया 3v1 माइनस 1.4। तो कितना आ गया v1 इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 1.4 बाई 3। 0 पॉइंट नहीं है ना ऑप्शन में, नहीं है ऑप्शन में। कहाँ गड़बड़ हुई? मैंने तुमको क्या बोला, जब तुम लिखते हो इक्वेशन तो जरा ध्यान दे के लिखा करो। इन दोनों में से एक वैसे भी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि अगर v2 राइट में जा रहा है तो v1, हाँ, तो जब तुम लिखते हो ना तो कोई भी एक को इधर नेगेटिव लिखना पड़ेगा तुमको, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ द। अब देखो अगर वो करेक्शन कर लिया तो माइनस आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या? नहीं, माइनस नहीं आएगा ना? नहीं। तो अब बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ। अब तुमने बोला नहीं आएगा, तो मेरे को आंसर तो तुमसे चाहिए ना, बराबर। ये उधर जाएगा तो क्या आएगा 7। क्या आएगा पक्का? क्या श्योर श्योर? हाँ हाँ हाँ। तो 1.4 क्या हो गया 7v1। तो v1 क्या हो गया 1.4 बाई 7, वो कितना होता है 0.2। अभी आया क्या आंसर? हाँ, तो आंसर आ गया। तो डायरेक्शंस को लेके थोड़ा सा तुम केयरफुल रहो। चलो मैं तुमको शॉर्टकट देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि जहाँ जहाँ गलती होती है ना वहाँ पे हम लोगों ने केयरफुल रहना है। तो एक ट्रिक दे देता हूँ। दोनों रेस्ट पे थे क्या इनिशियल मोमेंट? तो वैसे भी 0 है।
है कि नहीं जीरो? हाँ, है सिर्फ फाइनल मोमेंटम, तो ऐसा करना मॉड ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ मैन इक्वल टू मॉड ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ सन। बस मैन को मैंने 1 बोला है और इसको मैंने 2 बोला है, बराबर, गुड। तो m1v1 इक्वल्स टू m2v2, पक्का, गुड। इक्वेशन 1, लेकिन हमको दिया कौन था? v21। व्हाट वाज v21? v2 प्लस v1, क्यों प्लस? डायरेक्शन, बराबर, गुड। तो व्हाट इज v2? v21 माइनस v1, बट व्हाट इज v21? 0.7 माइनस v1। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये गलती नहीं होगी यहां से फिर। m1 कितना? 50 इक्वल टू m2 कितना? m2 20। व्हाट इज v2? 0.7 माइनस v1, पक्का पक्का, कैंसिल कैंसिल, हाँ, बराबर। ये 5v1 है कि नहीं? हाँ। ये -2 था कि नहीं? हाँ। इधर आके प्लस हुआ कि नहीं? हाँ। और ये कितना हो गया? 1.4। तो 7v1 इक्वल्स टू 1.4, तो v1 इक्वल्स टू 0. दिस इज बेटर। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो और समझो कि गलती कहाँ हो रही है। एग्जाम वही क्रैक करता है जो एग्जाम के दिन से 2 दिन पहले सिर्फ अपनी गलती करेक्ट करता है। तुम एग्जाम से 2 दिन पहले गलती नहीं कर सकते। तो अभी ये अप्रोच मत यूज करना। इसके बाद जब मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो सीधा ये वाला मेथड यूज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छे से देख लो। अ मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। 10 kg का मास है, एक रस्सी है 4 मीटर लंबा, उसके नीचे सस्पेंड कर दिया फ्रॉम द सीलिंग। सीलिंग मतलब रूफ, सीलिंग मतलब रूफ। अ फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट। कहाँ अप्लाई किया? मतलब 2 मीटर पे। कहाँ अप्लाई किया? 2 मीटर पे। ऑफ द रोप सच दैट द टॉप हाफ ऑफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द वर्टिकल, देन एफ इज इक्वल टू। तुमको पता है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। ये भी वही था, सिर्फ यहाँ पे तुमको रोप का लेंथ नहीं बताया। बराबर। सीलिंग को रूफ बोला, गुड। मिड पॉइंट पे फोर्स लगा, ये भी नहीं बोला, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मिड पॉइंट पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, इक्वेशंस क्या रहने वाले हैं? सेम। तो वापस क्यों सॉल्व करना है? 100 न्यूटन ही आएगा इसका। कितना आएगा? 100। तो 100 अभी तो सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ असाइनमेंट। थोड़ा तुम भी तो सॉल्व करो, ट्राई दिस आउट। ये क्वेश्चन हो गया ना हमारा? हो गया, डन, गुड। सो एंड ऑफ दिस चैप्टर।